नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आफ्टर दिस माय वेलकम स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, especially rule number 42 and section 17(1) and 2। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सेक्शन हैं 17(1) और 2 और रूल नंबर 42, ये आप बिल्कुल कोरिलेट करते हुए इनको ध्यान रखना। इनसे संबंधित जो प्रोविजंस हैं मैंने आपको बताए थे। हमारा यहाँ मकसद क्या है मुख्य रूप से कि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि जब कोई ऐसी इनपुट्स हैं या इनपुट सर्विसेज हैं जिनका यूज पार्टली जो है वो एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल गुड्स के अंदर यूज किया जाता है, सप्लाई के अंदर यूज किया जाता है, तो जब ऐसे इनपुट्स या सर्विसेज का यूज जब पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में किया जाता है, तो फिर हम ऐसी इनपुट्स की जो टैक्स क्रेडिट होती है उसका कितना पार्ट जो होता है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। वो तो जो ट्रेडर जो करदाता है वो कितनी राशि के लिए जो व्यापारी है वो एलिजिबल होगा आईटीसी लेने के लिए। तो इसमें देखिए आप एक फंडामेंटल रूल ध्यान रखना कि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो राशि जमा होती है वो तो कितनी होती है, और उस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो राशि जमा होती है उसमें से फिर वो एलिजिबल कितने के लिए होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जमा होने वाली जो राशि होगी वो एक तो वो होगी जिसका यूज टैक्सेबल में किया जाता है, और दूसरी वो होती है जो कॉमन क्रेडिट होती है, यानी जिसका यूज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में किया जाता है। अगर किसी एक्सक्लूसिव वाली बात है, यदि किसी इनपुट्स का यूज एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट और एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस यूज के लिए किया जा रहा है, वो राशि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो टोटल उसकी क्रेडिट है वो हमें पता होना चाहिए टोटल क्रेडिट कितनी है। उसमें से वो क्रेडिट हम हटा देंगे जिनका संबंध नॉन बिजनेस यूज से है, जिनका संबंध एग्जेप्ट सप्लाई से है, और जिनका संबंध सेक्शन 17(5) की ब्लॉक्ड आईटीसी से है, यानी वो आईटीसी जो वास्तव में अलाउड ही नहीं है, जो अलाउड ही नहीं है, ऐसी चीज़ों की जो आईटीसी है वो सेक्शन 17(5) के अंतर्गत होती है। तो वो ब्लॉक्ड आईटीसी जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ तो तीन चीज़ हैं वो उसमें से जब हम हटा देंगे तो बाकी जो क्रेडिट रहेगी वो क्रेडिट हम ईसीएल में जमा करेंगे, क्योंकि वो जो क्रेडिट बचेगी वो कौन सी क्रेडिट बचेगी, वो टैक्सेबल वाली बचेगी या दूसरी वो कॉमन क्रेडिट वाली बचेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो ईसीएल में जमा होती हैं। बिल्कुल इस स्टोरी को समझना ध्यान से। टोटल क्रेडिट होती है एक तो जिसमें सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। टोटल क्रेडिट का मतलब होता है जिसको हम टी का नाम से टी का नाम देते हैं। वो टोटल टैक्स क्रेडिट क्या होती है, जितने भी इनपुट्स खरीदे, चाहे वो एग्जेम्प्ट वाले थे, चाहे वो टैक्सेबल वाले थे, चाहे वो नॉन बिजनेस वाले थे, वो चाहे पार्टली वाले थे, सब के सब की जितनी इनपुट टैक्स चुकाया वो टी होता है। अब वो तो पूरा क्रेडिट तो उसका जमा होगा नहीं ना ईसीएल में, तो ईसीएल में क्या जमा होगा, केवल टैक्सेबल और कॉमन क्रेडिट वाला। तो इसलिए ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो टोटल जो क्रेडिट थी, ये टोटल इनपुट टैक्स चुकाया, उसमें से अपन कम करते जाएंगे और फिर जो कॉमन क्रेडिट बचेगी उसके पार्ट कर लेंगे, जो टैक्सेबल से रिलेटेड होगी उसको अलग कर लेंगे, एग्जेम्प्ट वाली अलग कर लेंगे, और इस तरीके से जो है वो एलिजिबल टोटल आ जाएगी, एक तो टैक्सेबल वाली और कॉमन क्रेडिट में से जो कि टैक्सेबल के हिस्से में है वो। तो कॉमन क्रेडिट वाले में से क्या है कि जो एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस वाली को हटा देंगे तो वो टैक्सेबल वाली के लिए बच जाएगी, उसका पार्ट बच जाएगा, उसका शेयर बच जाएगा। वो दोनों चीज़ों को जब मिला देंगे तो वो किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगी। चलिए साहब अब करते हैं
ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें किसी पर्टिकुलर मंथ है उसके लिए ये दी गई है सप्लाईज, और इन सप्लाई के अंदर जो है वो सारी प्रकार की सप्लाई, 4 प्रकार की सप्लाई मुख्य रूप से जो होती हैं वो सप्लाई आपको इसके अंदर दी गई हैं। पर्सनल यूज वाली, टैक्सेबल वाली सप्लाई वाली, और इसके अलावा जो है एग्जम्प्ट वाली सप्लाई है वो भी आपको दी गई है, एग्जम्प्ट वाली दे दी गई है, टैक्सेबल वाली दी गई है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई को ये टैक्सेबल सप्लाई का ही हिस्सा मानता है, और एक है वो जो पर्सनल यूज वाली है वो दी हुई है। तो ये तो सप्लाई हो गई। अब बात आई क्रेडिट की। क्रेडिट के भी इसने अलग अलग हिस्से बता दिए कि भी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट वाली, एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज वाली, और इसके अलावा कौन सी जो कि ब्लॉक्ड आईटीसी वाली हैं वो भी इसने साथ में बता दी हैं। तो ये जो टोटल क्रेडिट का ब्यौरा इसने दिया गया है, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट वाली हैं, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाली हैं, और 17.5 यानी ब्लॉक्ड वाली हैं, और इसके अलावा जो पर्सनल यूज वाली है। तो ये सभी प्रकार की जो है वो क्रेडिट अपने को दी गई है। अब ये क्या करना चाहता है, ये देखिए ये मई माह की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका पूरा विवरण इसने दिया है कि टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी 1,08,000 थी। अब टोटल में से टोटल के अंदर तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल को अपन टी का नाम से देते हैं, टोटल जो इनपुट टैक्स है, और टी में 4 चीज़ें हुई। क्या? टी में टैक्सेबल भी शामिल है, टी में पर्सनल यूज वाली भी शामिल है, टी के अंदर एग्जम्प्ट वाली भी शामिल है, और टी में कॉमन क्रेडिट वाली भी सम्मिलित है। यानी 4 प्रकार का जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स इसमें टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट में सम्मिलित है, 4 प्रकार का। ये चीज़ें आपको देखने से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल का मतलब ये उपलब्ध है आपकी। अब इसमें से कितना ईसीएल में जाना है, फिर कितना उसको स्वीकृत होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने को आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो अपन लेते हैं सबसे पहले टी लेते हैं। टी का मतलब टोटल इनपुट टैक्स जो है वो आपको इसमें दिया हुआ है ना। तो वो आपका आ गया टोटल जो इनपुट टैक्स था, टोटल टैक्स क्रेडिट थी वो 1,08,000 1,08,54 रुपये है, इसको हम टी के नाम से जानते हैं। अब इसमें से वो हटाते जाएंगे जो एग्जम्प्ट वाली है, जो नॉन बिजनेस यूज वाली है ना। तो T1 का नाम इसने नॉन बिजनेस यूज वाली दे दिया, T2 का नाम इसने एग्जम्प्ट वाली दे दिया, और T3 इसने ब्लॉक्ड आईटीसी या डिसअलाउड वाली दे दिया जो 17.5 के अंतर्गत है। ये तीनों प्रकार की आईटीसी को इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर वो आईटीसी बचेगी, वो जो पीछे आईटीसी बच जाएगी, यानी T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, वो जो बाकी माइनस करेंगे वो क्रेडिट रहेगी जो कि C1 कहलाएगी। और C1 का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा होगी। मतलब कहने का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जैसे अभी अपन ने देखा था कि भाई कौन कौन सी क्रेडिट लेजर होती हैं जो टोटल इनपुट टैक्स के अंदर होती हैं, वो टोटल मिला के 5 प्रकार की हो जाती हैं। 5 प्रकार की क्रेडिट हो जाती है, एक एग्जम्प्ट, एक नॉन बिजनेस यूज वाली, एक एग्जम्प्ट वाली, एक नॉन बिजनेस यूज वाली, और इसके अलावा एक टैक्सेबल वाली। तो 3 तो यही हो गई, और एक पार्टली वाली जो होती है, पार्टली वाली होती है जो कि अंशतः टैक्सेबल और अंशतः एग्जम्प्ट वाली होती है। तो ये अपने को ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर देखिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक कॉमन वाली हो गई, तो ये जो कॉमन वाली के 2 पार्ट हो गए, इस तरीके से वो 5 हो जाते हैं। वैसे तो 4 ही हुए ना,
प्योरली टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस यूज और कॉमन क्रेडिट। तो 4 प्रकार की इसके अंदर होती हैं। तो कॉमन वाली के अंदर क्या है कि कॉमन वाले के अंदर फिर 2 पार्ट हो गए, एक वो और एक वो, यानी एक एग्जेम्प्ट वाली और एक वो। तो वैसे 4 प्रकार की हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार की में से अपने को 2 प्रकार की वाली इसमें रखनी है जो C1 में आनी चाहिए। तो एक तो तरीका ये हुआ कि T में से अपन T1, T2, T3 घटा देंगे, T1, T2, T3 को घटा देंगे, तो यानी ब्लॉक्ड वाली एक और हो गई ना। तो ऐसे अपने 5 देखी थी, एक ब्लॉक्ड वाली हो गई, तो 3 अपन माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्ट वाली, टैक्सेबल वाली, एग्जेम्प्ट वाली माइनस कर देंगे, नॉन बिजनेस यूज वाली और ब्लॉक्ड वाली आई। तो तीनों माइनस कर देंगे तो बाकी 2 बच जाएंगी। टोटल 5 थी ना, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएंगी 2 कौन सी बच गई? एक तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली बच गई और एक कॉमन क्रेडिट वाली बच गई। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वही C1 होगा, और वो जो C1 होगी वो क्रेडिट जाएगी क्रेडिट लेजर को, राइट। तो इस तरीके से अपने को इसको देखना है अलग अलग भागों में डिवाइड करके। तो T में से आप T1, T2, T3 माइनस कर देंगे तो वो C1 आएगी, और वो C1 क्या होगी? वो कॉमन क्रेडिट प्लस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली होगी। दोनों का जोड़ कॉमन क्रेडिट के और एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला दोनों का जोड़ C1 कहलाएगी। तो ये C1 आ गया। अब C1 में से अपने को जो एक्सक्लूसिव वाली जिसका नाम T4 है वो T4 और माइनस कर दो। तो अब अपने C1 के बाद में T4 भी उसमें से माइनस कर देंगे, तो अब केवल कॉमन वाली बच गई, अब केवल कॉमन क्रेडिट वाली बच गई। अब केवल कॉमन क्रेडिट वाली बच गई है उसके अपने को जो है उसमें से भी अपने को अब माइनस करते जाना है। क्या माइनस करना है? D1 और D2 को माइनस करना है। तो फिर जो बाकी बचेगी वो एलिजिबल वाली बच जाएगी। तो ये एक अपने का प्रक्रिया होती है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है। जैसे इसमें C1 जो है वो 61,200 और 61,200 और 35,100 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ECL में जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगी। और इसको अपन T1 में से T में से T1, T2, T3 घटा दो। और या अपने एक दूसरी बात ये होती है कि वो जो T4 वाली है वो जो आगे आएगी वो एक्सक्लूसिवली वाली और कॉमन क्रेडिट इन दोनों का जोड़ होती है। ये अपने को समझने के लिए है। अब इसमें से T4 एक्सक्लूसिवली भी माइनस कर दो तो फिर कॉमन क्रेडिट बच जाएगी जिसका नाम C2 होगा। C2 को हम कॉमन क्रेडिट कहेंगे और ये 7200, 31,500 आएंगी। और अब इस C2 में से अपने को D1 और D2 कम कर देने हैं। D1 और D2 को कम कर देंगे तो वो C3 बच जाएगी, और वो C3 कॉमन क्रेडिट का वो शेयर होगा जो कि एलिजिबल होगा। कॉमन क्रेडिट का वो शेयर होगा जो कि एलिजिबल होगा। तो इसलिए D1 और D2 को भी अपने को माइनस करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि D1 का अपन कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दे देते हैं, क्योंकि D1 का मतलब होता है कि वो जो पार्टली पेड अप, पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली जो टैक्सेबल वाला है उसमें से वह पार्ट जो कि एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है उसको अपने को निकालना है। तो इसलिए अपन ने जो D1 का कैलकुलेशन अपन ने नीचे किया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो E और F का नाम दिया हुआ है कि भाई E कैसे निकालते हैं, क्या लिखते हैं, और F क्या होता है, ये अपने को मेंशन किया हुआ है। तो जैसे देखिए इसमें क्या होता है, चूंकि वो मिले जुली का खेल है ना, जो पार्टली तो मिला जुला खेल है, उसमें से अपने को केवल एग्जेम्प्ट वाला अलग करना है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऊपर लिख देंगे और टोटल सप्लाई नीचे लिख देंगे और इनटू कॉमन क्रेडिट कर देंगे, यानी C2 कर देंगे, तो वो एग्जेम्प्ट वाला हिस्सा आ जाएगा। ध्यान ये रहे कि जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई को ऊपर लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके अंतर्गत एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखते हैं। जैसे इसके अंदर 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, उसको अपने हटा दिया। तो इंटरेस्ट को हटाने के बाद में केवल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो ले ली। टोटल सप्लाई में हम सब जोड़ लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सप्लाई है, वो सारी सप्लाईज को का टोटल है जिसमें इंटरेस्ट विस्टरेस्ट सब सम्मिलित होता है, उसको अपन जोड़ते हैं। तो जैसे इसमें 60 लाख रुपए आपको दिया हुआ था शुरू के अंदर ही, तो ये टोटल आपकी जो सप्लाई थी वो ये देखिए 60 लाख थी, और ऊपर 16 लाख को हमने 15 लाख ही लिया। हमने कितना लिया? 15 लाख रुपए लिया, पूरा नहीं लिया।
तो 15 लाख रुपए लिया तो 15 लाख बटा 60 लाख, ये 60 लाख में से 15 लाख एग्जाम्प्ट का हिस्सा हुआ तो C2 में यानी 7200 में 1800 हुआ, तो 1800 और ये 7875 रुपये IGST के अंतर्गत आ गया। इस तरीके से ये D1 आ गया, D1 आ गया। D1 का मतलब एग्जेप्ट सप्लाई जो है उसके लिए यूज की गई ITC। दूसरी जो ITC है वो पर्सनल यूज या नॉन बिजनेस यूज वाली है, तो उसको हम D2 कहते हैं। तो D2 का कैलकुलेशन C2 को 5% से गुणा करके है, तो अपन यही इसको मेंशन कर दिया C2 × 5%, तो 7200 का 5% इनका ले लिया, तो ये आ गई D2। अब D1 और D2 का जो जोड़ होता है वो इनएडमिजिबल ITC होती है, जो कि अस्वीकृत होगी, जो रिवर्सिबल होगी, जिसे उसे वापस लौटाना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको जमा कर चुका, जिसकी वो उसकी एलिजिबिलिटी है नहीं, तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब जो कॉमन क्रेडिट थी 7200, ये थी ना 7200 वाली, तो उसमें से ये जो रिवर्सिबल वाला कम कर देंगे तो बाकी एडमिजिबल बच जाएगा। तो हम 2160 और ये इनको कम कर दिया तो 5040 और 22050 रुपये, ये वो कॉमन क्रेडिट बच गई जो कि एलिजिबल है, जिसको लेने का अधिकारी है। ठीक है, तो एक बात यहाँ ये क्लियर हो गई, हमारे सामने है कॉमन क्रेडिट के दो टुकड़े हो गए, 2160 5040, 2160 नॉट अलाउड रिवर्सिबल हो गया, 5040 एलिजिबल हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन, जब हमने कॉमन क्रेडिट के टुकड़े कर दिए, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जानना चाहता है आपसे क्या कि उस महीने में टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी कितने के लिए एलिजिबल है। मैंने पहले ही बता दिया, ये हमारे सामने है कि जितनी उस महीने के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी वो टैक्सेबल वाली एक्सक्लूसिव वाली होगी, केवल टैक्सेबल के लिए है वो होगी, और दूसरी कॉमन क्रेडिट में उसका शेयर कितना है एलिजिबल वो होगी, तो दोनों का जोड़ टोटल एलिजिबल आ जाएगा। तो इसलिए एक्सक्लूसिव वाली तो T4 थी, तो T4 में जब हम C3 को जोड़ देंगे, C3 कौन सी है, जो कि पार्टली में से एलिजिबल है, C2 में से जो एलिजिबल है वो C3 है, तो इस C3 को T4 में जोड़ देंगे तो वो टोटल एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगी, और वो 59040 और ये हो गई, और रिवर्सिबल 2160 हो गई। तो एक ये तो अपने को एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अपने को फंडामेंटल रूल है वो अपने दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए, फिर ये कैलकुलेशन तो अपने आप आ जाएंगी। हमारे को फंडामेंटल रूल अपने को क्लियर दिमाग में रखना है कि एक तो चीज़ इसमें होती है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉमन क्रेडिट होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, कॉमन क्रेडिट, और एक ECL में क्या क्या जाता है। तो ECL के अंदर जो जाता है वो तो ECL के अंदर जो जाता है वो तो कॉमन क्रेडिट और एक्सक्लूसिवली दोनों का जोड़ जाता है, यानी दोनों ही चीज़ें, केवल दो चीज़ें रहती हैं, एक्सक्लूसिव में वाली टैक्सेबल वाली और कॉमन क्रेडिट वाली, दोनों का जोड़ ECL में चला जाता है। लेकिन अब इसके बाद में ECL में हमें केवल जो कॉमन क्रेडिट वाला है, जब वो एक्सक्लूसिव वाला कम कर देते हैं तो कॉमन क्रेडिट वाला बच जाता है। अब कॉमन क्रेडिट के आपको दो टुकड़े करने आने चाहिए, एक तो वो जो नॉट एलिजिबल वाला है और एक एलिजिबल वाला है। तो नॉट एलिजिबल के दो भाग हैं, D1 और D2, दोनों को अपना जोड़ करके अगर माइनस कर देंगे तो वो एलिजिबल वाला बच जाएगा, उसका नाम इसने C3 दे दिया। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट का हिस्सा आ गया अपने पास, तो एक्सक्लूसिव वाला जो है वो एलिजिबल है ही, दोनों का जोड़ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टोटल एलिजिबल क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने को जो एक इसका मूल जो रूल है उसको अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद में ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो अपना फॉलो कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द होल चैप्टर। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कॉमन क्रेडिट से रिलेटेड किस तरीके से अलग करते हैं ये अपने को ध्यान में, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, एग्जैप्ट, नॉन बिजनेस यूज़ या पर्सनल यूज़, ब्लॉक्ड ITC, कॉमन क्रेडिट में एग्जैम्प्ट वाली, बिना एग्जैम्प्ट वाली, नॉन बिजनेस यूज़ वाली, ये सब चीज़ें इसमें आ गई, सारा घालमेल है वो सब को क्लियर किया हुआ है। धन्यवाद। हम आगे जो है वो नेक्स्ट टाइम में हम रूल नंबर 43 का जो है वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो इनपुट्स हैं इनका यूज जो एग्जैम्प्ट और नॉन एग्जैम्प्ट के अंदर किया जाता है
तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपन आगे लेंगे। आज इसको ध्यान रखना, रूल नंबर 42, सेक्शन 17 1 और 2, इनसे रिलेटेड रूल नंबर 42, ये अपने को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कॉमन क्रेडिट का डिवीजन करके एलिजिबल क्रेडिट का कैलकुलेशन हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।